गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन, जिसमें हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे। अभी तक हमने देखा था फिजिकल असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट, फैमिली हिस्ट्री, ये भी लगभग वैसे ही है, पर इसमें हम न्यूरोलॉजिकल में उसका मेंटल लेवल क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कितना कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, वो सब भी हम इसमें देखते हैं। उसका टेंशन लेवल, मेमोरी लेवल, परसेप्शन, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमारा Neurological assessment is assessment done to collect subjective as well as objective data related to the neurological functioning of the body. न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होता है उसमें भी हमने पहले देखा था कि फिजिकल में क्या एक सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट कर रहे, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव में था हमारा पेशेंट भी हमको बता रहे थे मुझे सर्दी खांसी हो रही है, खोखला हो रहा है, ताप आ रहा है, ये क्या हो गया सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव में हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करके जो हम एनालाइज कर रहे हैं, हमारे मेडिकल टर्म में लिख रहे हैं कि भाई कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ये क्या हो गया हमने उसमें ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को क्या हो रहा है, उसको देख करके ऑब्जर्वेशन किया, तो वो आ जाता है आपके ऑब्जर्वेशन डाटा में। ऐसे ही आपको न्यूरोलॉजिकल में भी करना होता है। क्यों करना है, इसका क्या पर्पस है? क्योंकि बेसलाइन डाटा कलेक्ट बेसलाइन डाटा है ना। आप डाटा कलेक्ट करोगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, उसका हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, भाई इसका डिसीज का क्या रीजन है, कब से हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब। कंपेयर बेसलाइन डाटा विद ऑनगोइंग असेसमेंट, जो आपका बेसलाइन डाटा है मतलब इनिशियल आपका डाटा है और जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आपको कंपेयर करने के लिए भी आपको डाटा कलेक्ट करना है। डायग्नोज आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, जो आपका पेशेंट है, क्लाइंट है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। यदि आप डाटा कलेक्ट नहीं करोगे, उसका साइन सिम्टम वगैरह नहीं पूछोगे तो डायग्नोसिस कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी हम पूछते हैं। ऐसे न्यूरोलॉजी डील विद द नर्वस सिस्टम असेसमेंट टू एग्जामिन दस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें नर्वस सिस्टम में कौन कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं वो आगे बताया। डिटेल इन डेप्थ हिस्ट्री टेकिंग करते हैं पूरे इन डेप्थ में, और फिजिकल असेसमेंट करते हैं। हिस्ट्री में क्या आएगा आपका बायोग्राफिक हिस्ट्री उसका, और डेमोग्राफिक डाटा है ना, बायोग्राफी कितना मेंबर है, फैमिली में क्या है, वो सब क्या वर्क करता है, एज क्या है, जेंडर क्या है वो। सोर्स ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन क्लाइंट, फैमिली मेंबर और रिकॉर्ड, जो इन्फॉर्मेशन है वो किसने दी, क्लाइंट पेशेंट ने सेल्फ दिया, उसके फैमिली मेंबर ने दिया, या किसी और ने, जैसे छोटा बच्चा है या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो वो तो अपनी हिस्ट्री नहीं बता सकता ना, उसके जो पेरेंट्स हैं, घर वाले, उन्होंने दिया, फिर हम उसमें फैमिली मेंबर लिख देंगे, क्लाइंट लिख देंगे, उनके फ्रेंड वगैरह कलीग्स किसने दिया है वो। क्लाइंट मेंटल स्टेटस, जो आपका पेशेंट उसका मेंटल स्टेटस कितना है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, वो भी आपको चेक करना है। चीफ कंप्लेंट प्रॉब्लम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय विच क्लाइंट एडमिटेड कम टू हॉस्पिटल, उसका जो मेन कंप्लेंट क्या है, किस कंप्लेंट से हमारा पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, हमने उसको एडमिट किया तब उसको क्या क्या कंप्लेंट की वो आ जाता है हमारे चीफ कंप्लेंट के अंदर। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, तो प्रेजेंट इलनेस उसमें क्या क्या है, इंक्लूड चेंज इन बिहेवियर, उसके बिहेवियर में चेंज आया है, इरिटेट है, एंजियस है ना, डरा हुआ है, फेयर है, उसको एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सब आपको लिखना है। एनी अल्ट्रेशन इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसमें कोई अल्ट्रेशन तो नहीं, कोई चेंजेस तो नहीं आया है, वो भी लिखना है कि कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, या थोड़ा ड्राउजी है, मतलब थोड़ा सोया हुआ है, लिथार्जी है, वो भी आपको मेंशन करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, पूरी तरीके से ग्रोथ है या नहीं वो। प्रॉब्लम पेन, वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, एक्सीडेंट और ट्रामा। प्रॉब्लम अलग कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे पेन हो गया, वीकनेस हो गया, लॉस ऑफ सेंसेशन हो गया, हम चेक करके देखते हैं, पिन चुबा के बोलते हाथ ऊपर उठाओ है ना, पैर ऊपर उठाओ, तो हम उसमें सेंसेशन वगैरह उसका चेक करते हैं। एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन वगैरह में तो एक्सपोजर नहीं हुआ है, कोई केमिकल्स वगैरह से बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। एक्सीडेंट है, कोई ट्रामा वगैरह हुआ, उसको इंजरी तो नहीं है, या पहले कोई ब्रेन में ट्रामा वगैरह तो नहीं हुआ, वो सब आपको चेक करना है। उसकी वजह से भी क्या होगा, यदि पहले कुछ इधर इंजरी हुई होगी, बाइक से एक्सीडेंट हो गया होगा, गिर गया होगा, तो इंटरनल ब्रेन में हेमरेज होनी हुई, उसको ट्रामा की वजह से भी बाद में वो चीज़ फिर अफेक्ट करती है, तो उसका हिस्ट्री पूरा आपको कलेक्ट करना है।
फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या देखोगे आप, इम्यूनाइजेशन और नॉट स्पेशली फॉर पोलियो टिटनेस, इम्यूनाइजेशन उसने लिया है या नहीं लिया है, कौन कौन सा देखना है, स्पेशली पोलियो का, टिटनेस का और मीजल्स का, है ना। पूछ रहे भाई इम्यूनाइजेशन प्रॉपर लिया है कि नहीं लिया। कई बार हम इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी हमको कुछ डिजीज वाइरल से हमारे को न्यूरोलॉजिकल हो जाती है, कुछ बाद में भी इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो जाती है ना। मेंटल की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, तो उसके लिए आपको पूरा हिस्ट्री कलेक्ट करना है। चाइल्डहुड इन्फेक्शन, ट्रामा, बर्थ इंजुरी, बचपन में उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, कोई ट्रामा तो नहीं हुआ है, या कोई बर्थ इंजुरी तो नहीं हुई है ना। कई बार क्या होता है, नॉर्मल जब डिलीवरी होती है, बर्थ होती है, तो उस समय भी हेड इंजुरी या कुछ इंजुरीज वगैरह कॉज हो जाती है, इंस्ट्रूमेंटल इंजुरी, तो वो बर्थ इंजुरीज वगैरह तो कुछ नहीं हुई है, वो भी आपको हिस्ट्री में कलेक्ट करना होता है। हिस्ट्री ऑफ एडमिशन इन हॉस्पिटल, हेड इंजुरी, स्ट्रोक, सीजर, तब हॉस्पिटल में उसका और एडमिशन वगैरह तो नहीं हुआ है कहीं, इसके पहले कि दूसरे हॉस्पिटल वगैरह से रेफर तो नहीं किया, पहले कहीं डॉक्टर को नहीं दिखाया है ना, हेड इंजरी वगैरह या स्ट्रोक, सीजर यदि किया था तो कुछ हेड इंजरी वगैरह तो नहीं थी, कोई सीजर तो नहीं था ना, सीजर मतलब झटके आना, चक्कर आना, स्ट्रोक वगैरह तो नहीं है ब्रेन में। स्ट्रोक ब्रेन में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होने की वजह से ब्लड बाहर आ जाता है उनसे ब्रेन की कैविटी में, और उधर थिक हो जाता है, वहाँ पर जम जाता है, तो उसका जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, फिर उनको पैरालाइज हो जाएगा, हाथ पैर काम करना बंद कर देगा, सुन्न हो जाएगा ना, कॉन्शियस लेवल अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, सीजर आपको झटके आना, चक्कर आना। एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर डन फॉर दिस करंट प्रॉब्लम, अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है आप वो भी कर सकते हो, करंट प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी है ना, उससे रिलेटेड आप इंक्वायर अबाउट द डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का जो डेवलपमेंट है वो कौन सी एज पर कैसा हुआ है, प्रॉपर तरीके से उसको क्या क्या एजुकेशन वगैरह मिल रहा है, वहाँ पर कैसा एटमोसफेयर वगैरह रहा, वो भी आपको पूछना है डेवलपमेंटल हिस्ट्री में। इंक्वायर अबाउट जेनेटिक एक्सपोजर बाय आस्किंग एनी फैमिली ब्लड रिलेशन सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्लड रिलेशन मतलब जैसे हम देखते हैं भाई घर में हमारे 3-4 भाई बहन हैं जिनका एक ही मदर से, एक ही फादर से है, तो सगे में उनके पहले से किसी को कुछ डिसीज तो नहीं है जेनेटिक, है ना, तो न्यूरोलॉजिकल तो नहीं है, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये क्या होती है, जेनेटिक होती है, तो ऐसे कुछ न्यूरोलॉजिकल जेनेटिक डिसीज वगैरह तो नहीं है फैमिली में, तो वो भी आपको हिस्ट्री उनसे कलेक्ट करना है। उसके बाद देखेंगे आस्क अबाउट इनटेक ऑफ एनी मेडिकेशन, एंटी कन्वल्सेंट, CNS स्टिमुलेंट फॉर डिप्रेसेंट, सेडेटिव, नार्कोटिक्स। आस्क अबाउट पहले से कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं ले रहा है, जैसे कि एंटी कन्वल्सन जो कि जो हमको झटके आते हैं, चक्कर आता है, उसको स्टॉप करने की मेडिसिन होती है एंटी कन्वल्सेंट, CNS स्टिमुलेशन और डिप्रेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है और डिप्रेस्ड करती है, जैसे कोई ज़्यादा एंजाइटी में है, कोई ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन टेंशन में, तो हम क्या करते हैं उसको नींद की सोने के लिए दवाई दे देते हैं ना, तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो ये आ जाती है अपनी डिप्रेसेंट में। सेडेटिव कोई सेडेशन के लिए देखते हैं, और नार्कोटिक्स वगैरह कोई पहले से ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहा है, वो भी आपको चेक करना है। फिर देखेंगे हम यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री में एनी सिग्निफिकेंट मेंबर सफरिंग फ्रॉम द न्यूरोलॉजिकल और जेनिक डिसऑर्डर, फैमिली में उसके पहले से कोई सफ़र तो नहीं कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, पहले से ब्रेन का डिसीज तो नहीं है। अगला पॉइंट हमारा ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री। एक्सपोजर टू रेडिएटिव सब्सटेंस, कार्बन्स, ऑक्यूपेशनल मतलब कहाँ पे काम करता है, क्या काम करता है ना, कुछ केमिकल कंपनी वगैरह में तो काम नहीं करता है, या कुछ ऐसी मशीनों वगैरह के पास तो काम नहीं करता है, इधर रेडिएशन वगैरह ज़्यादा आता है, ये ज़्यादा शोर आता है, आवाज़ आता है, तो वो क्या होगा, कान का वगैरह प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी केमिकल कंपनी में काम कर रहा होगा, केमिकल वगैरह आइस में उड़ के आ गया, कुछ हो गया, तो वो भी चीज़ें हमको पूरा उसका हिस्ट्री कलेक्ट करना है। एक्सपोजर टू हजार्ड्स मटेरियल, कुछ हजार्ड्स हानिकारक डेंजर मटेरियल के कांटेक्ट में तो एक्सपोजर नहीं हुआ है, कुछ कांटेक्ट में नहीं आ रहा, तो सब चीज़ें कलेक्ट करना है। प्लेस लोकेशन ऑफ एरिया वेयर रिसाइडिंग और डूइंग जॉब एनी शिफ्टिंग ड्यूटी,
प्लेस, लोकेशन और एरिया डिसाइडिंग और ज्वाइंट शिफ्टिंग ड्यूटी, कहाँ पर ड्यूटी करता है, किस शिफ्ट में करता है, कौन सा लोकेशन प्लेस है, वो भी आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। फिर फिजिकल हिस्ट्री में देखोगे रेस्ट, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस इन लाइफ। फिर साइकोलॉजिकल है, उसका कितने घंटे सोता है ना, खाना पीना कब खाता है, ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, सो रहा है तो प्रॉपर तरीके से नींद आ रही कि नहीं आ रही है, लाइट स्लीप हो रहा है, डीप स्लीप हो रहा है, कितने घंटे रात को सो रहे हैं, वो सब आपको, और किसी चीज़ को लेकर के कोई स्ट्रेस वगैरह एंजाइटी तो नहीं है, डिप्रेशन में तो नहीं, वो भी आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है। एनी एडिक्शन, पहले से कोई एडिक्शन तो नहीं है, अल्कोहल, ड्रग, एक्टिविटी लेवल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखना है। पहले से कोई ड्रग तो नहीं लेता है, अल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहा है ना। जनरली हम देखते हैं भाई जो पेशेंट का किसी बिजनेस वगैरह में लॉस हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो वो ड्रग वगैरह, अल्कोहल, सिगरेट वगैरह पीना शुरू कर देते हैं, है ना। क्या हजार्डस मतलब वो जो डेंजर होते हैं ना, हानिकारक, खतरनाक, उनको बोलते हैं। जैसे इधर इलेक्ट्रिक का ट्रांसफार्मर लिखा रहता है, वहाँ एक ऐसा वो बना रहता है, इधर हजार्डस ऐसा करके, इधर जाना मना है, डेंजरस। जो हानिकारक है उनके कांटेक्ट में नहीं आना। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे हम वाइटल साइन, उसका वाइटल साइन क्या है, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, टेम्परेचर, ये सब चेक करेंगे वाइटल साइन में। मेंटल स्टेटस चेक करेंगे, जैसे उससे आप पूछ सकते हो भाई आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, है ना। यदि वो कॉन्शियस है तो वो अच्छी तरीके से बताएगा, कॉन्शियस नहीं है तो फिर वो नहीं बता पाएगा। हेड, नेक एंड बैक, हेड का चेक करोगे, नेक का, बैक का, कोई इंजुरी वगैरह तो नहीं हुई है मसल्स वगैरह में। क्रेनियल नर्व, उसका जो 12 हमारी क्रेनियल नर्व होती है उनका फंक्शन वगैरह कैसा है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है नहीं। फिर देखोगे अगला हमारा मोटर फंक्शन, मतलब मूवमेंट है ना, उनका मूवमेंट वगैरह प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। हम बोलते हैं भाई हाथ ऊपर करो, पैर ऊपर उठाओ, है ना। किसी चीज़ के हमने दिया पेन को, तो ये पेन को होल्ड करो, डॉक्टर देते हैं ना, इसको पकड़ो। यदि कॉन्शियस होगा तो ये फिंगर को बताते हैं, तो उसको टाइट होल्ड करेगा। कॉन्शियस नहीं होगा तो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो उसका मोटर फंक्शन कितने तरीके से काम कर रहा है, एक्टिव है या नहीं, वो सब चेक करने के लिए रिफ्लेक्सेस हम चेक करते हैं। हैमर आती है, उसको हम ऐसे फिंगर में पैर को उसमें लगाते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स, तो पैर हमारा ऐसा ऊपर की तरफ आ जाता है, वापस से खींचते हैं, है ना, पिंच उबारते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्शन में। फिर सेंसरी फंक्शन में उसको सेंसेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं वो आ जाता है सेंसेशन में, जैसे गर्म पानी का सेंसेशन, कोल्ड का, है ना। तो कोई ऐसे हमको पिंच कर रहा है, उसका सेंसेशन हो रहा है कि नहीं। तो सेंसेशन हो रहा है, पेशेंट आपका कॉन्शियस है, नहीं हो रहा है तो फिर कॉन्शियस नहीं है। तो ये आपको चेक करना है। वाइटल साइन में देखोगे चेक टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन, इनएडुकेट परफ्यूजन ऑफ वाइटल ऑर्गन, पल्स, ब्रेडिकार्डिया, लॉस ऑफ सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। यदि ब्रेडिकार्डिया है तो क्यों हो सकता है, लॉस ऑफ सिम्टोमेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, फंक्शन में लॉस हो गया। टेम्परेचर आपका हाइपोथर्मिया है, ब्लड प्रेशर आपका हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, यूसिक सिंड्रोम, ये सब आपको चेक करना है। फिर अगला आता है मेंटल स्टेटस, ये इम्पोर्टेंट है। असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियस, उसका कॉन्शियस लेवल कितना है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस है, वो आपको चेक करना है। कैसे कर सकते हैं अब हम उसको, ग्लासगो कोमा एक स्केल आता है, उसके बारे में समझेंगे। उसमें 1 से लेकर के 15 तक का नंबर होता है। ऐसे करें उसमें नंबर होता है, क्योंकि आपका 12, 15, 14 तक आ रहा है तो ठीक है, 5 के नीचे आ रहा है फिर आपका पेशेंट अनकॉन्शियस लेवल में आ जाता है ना। कल उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। तो उसको हमको पूरा असेसमेंट करना होता है पेशेंट का, हेड टू न्यूरोलॉजिकल, उसका आइज का इवोल का मूवमेंट कितना है, सेंसेशन कितना काम कर रहा है, प्लांटर रिफ्लेक्सेस वगैरह कितना काम कर रहा है, कॉन्शियस है या नहीं है। तो ऐसे ये मेजर करने के स्केल हो जाता है।
इसको बोलते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल। कल इसके बारे में बताऊंगा, अभी जस्ट समझ लो उसको। तो इससे आप चेक करोगे और वहाँ पर आपको मेंशन करना है, इफ द क्लाइंट इज फुली कॉन्शियस देन ग्लासगो कॉमा स्केल इज यूज्ड टू असेस इट। In Glasgow comma scale, client respond to stimuli visual, verbal, tactile, nauseous, example painful is noted and rated। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, विजुअल में देखते हैं उसका, वर्बल में, विजुअल मतलब उसका आइस का जो है कितना काम कर रहा है, कुछ भी चीज़ उसको प्रॉपर विजुअल हो रही नहीं, वर्बल में कुछ भी हम उसको पूछ रहे हैं तो वो किस तरीके से बात कर रहा है, हमारी बात का जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा प्रॉपर स्पीच है या सिलर्ड स्पीच है, वो भी चेक करना है। टैक्टाइल में उसको टच वगैरह का फंक्शन कितना हो रहा है। नॉक्सियस में पेनफुल वगैरह, उसको कुछ पेन वगैरह दे रहे हैं, पेन का उसको कितना सेंसेशन है ना। यदि अनकॉन्शियस होगा तो ये सब स्केल उसका 4-5 के नीचे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। फिर देखेंगे ओरिएंटेशन। आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग टाइम, प्लेस एंड पर्सन इन ऑर्डर टू असेस क्लाइंट्स अवेयरनेस टू हिज सराउंडिंग। एग्जाम्पल, व्हाट इज टाइम नाउ, वेयर यू आर नाउ, हु एक्कम्पनीज यू, है ना। आप पेशेंट से पूछ सकते हो आप किस जगह पर हो, अभी आपका नाम क्या है ना, अभी टाइम क्या हुआ है, आपको यहाँ पर कौन लेकर के आया है, ठीक है। ऐसे करके आप उसका कॉन्शियस लेवल जानने के लिए इस तरीके के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। कई बार हम पेशेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, उनके रिलेटिव बताते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि पेशेंट को चेक करने के लिए पूछ रहे हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ आपसे नहीं, तो फिर पेशेंट को बताना चाहिए भाई आपका नाम क्या है। ऐसे और भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ये सेम रिपीट करना है, पर इतना आपको वैसे कहाँ पर हो अभी आप, नाम क्या है आपका, यहाँ आपको कौन लेकर के आया, और उनके रिलेटिव को बुला के पूछ सकते हैं भाई ये कौन है। यदि कॉन्शियस है तो पहचान जाता है, कि कई बार नहीं पहचानता है, तो ये चीज़ें आपको पूछनी है। लैंग्वेज यूज वॉइस कम्युनिकेशन इज फीलिंग थॉट एंड व्यूज। लैंग्वेज में क्या है उसका वॉइस कम्युनिकेशन कैसा है, उसका फीलिंग थॉट वगैरह किसी भी चीज़ को लेकर उसका कैसा व्यू से क्या नजरिया है वो आपको चेक करना है। मूड एंड अफेक्शन, मूड रिफ्लेक्ट क्लाइंट इमोशन, एग्जाम्पल लाइफ स्टेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेड, एजिटेटेड। उसका मूड किस तरीके का है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखोगे आप, स्टेबल है, शॉर्ट टेम्पर है, स्टेबल में नॉर्मल रहेगा, और शॉर्ट टेम्पर जल्दी से मतलब उसको गुस्सा आ जाना, किसी ने कुछ बोल दिया जल्दी से इरिटेट हो जाना, इरिटेट में वही किसी चीज़ को लेकर के इरिटेट होना, और एजिटेटेड होना, ये सारे आ जाता है हमारा। अफेक्ट क्लाइंट स्टेटस ऑफ माइंड, क्लाइंट का जो स्टेटस ऑफ माइंड है वो कितना तरीके का कैसा है, ज़्यादा अफेक्टेड तो नहीं है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल, वो सब देखना है। अटेंशन, एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट वन सब्जेक्ट without distracted by environmental stimuli, example alert, relax, attentive। उसका अटेंशन कितना है, एबिलिटी टू कनेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द सब्जेक्ट पर जो भी आप उसको बात कर रहे हो, कुछ भी पूछ रहे हो, उस पर उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई से डिस्ट्रैक्टिव तो नहीं है ना, अलर्ट है, रिलैक्स है, या अटेंटेटिव है, वो भी आपको चेक करना है। आ रहा है समझ इसमें? हाँ, उसका अटेंशन लेवल वगैरह कितना है वो। मेमोरी, एबिलिटी टू रिकॉल द थिंग हैपेन इन द पास्ट। कैसे मेमोरी चेक करोगे भाई, उसके 2 दिन पहले, 7 दिन पहले आपके साथ क्या हुआ वो आप उससे पूछ सकते हो कि आप भाई आज से 5 दिन पहले कहाँ थे, कहाँ घूमने गए थे, क्या खाया था। तो उसको यदि मेमोरी है, उसका फंक्शन अल्टर नहीं हुआ तो वो आपको बता सकता है ना। मेमोरी, रिकॉल, रिसेंट, रिकॉल थिंग हैपेन इन 24 आवर, 24 आवर में 24 घंटे में आपके साथ क्या हुआ ना, आप कहाँ थे, क्या खाया, क्या, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। रिमोट रिकॉल इवेंट ऑक्यूर इन द 1 मंथ और 1 ईयर, 1 साल के अंदर या 1 मंथ में, 1 मंथ में उसके कुछ भी इवेंट वगैरह हुआ है, कुछ अच्छा या बुरा, उसके बारे में वो बताएगा यदि वो कॉन्शियस है तो। फिर उसके बाद देखेंगे आप थॉट प्रोसेस। क्लाइंट बिलीव आइडियाज वेदर इट इज रेलिवेंट और इररेलिवेंट। थॉट प्रोसेस में देखोगे जो पेशेंट से आपका उसके बिलीफ आइडियाज़ कैसे रिलीवेंट है और इररेलिवेंट, मतलब कि किसी चीज़ को लेकर के वो जो सोच रहे हैं वो मतलब वाकई में ठीक है या नहीं है ना। जैसे हमने बोला कि भाई किसी भी एग्जांपल के लिए आपका पेशेंट है, तो वो नर्स को लेकर के भाई आपका क्या व्यू है, तो वो बताया कि भाई एक नर्स है,
मेरे को ट्रीटमेंट देती है, अच्छे के लिए करती है, मेरे हेल्प के लिए करती है, थैंक यू बोलेगा उसके लिए। उसका यदि इरिलीवेंट होगा तो वो कुछ भी बोलते जाएगा, है ना। तो वो जो भी बोल रहा है उसका व्यू है, वो आइडियाज थॉट बिलीफ हो गए, वो रिलीवेंट है या नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। आए पॉइंट समझ। परसेप्शन यूजिंग 5 सेंसेस टू गेट अवेयर ऑफ सराउंडिंग। परसेप्शन हम किसी भी चीज़ को लेकर के परसीव करते हैं, हमारे जो पांचों सेंस होते हैं। कौन कौन से सेंस होते हैं? टंग, जीभ ना। तो ये हमारे पांचों सेंसेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी हमको चेक करना है ना। परसेप्शन जैसे कि आपको एक आवाज़ आया, पहले बताया था, ऐसे आप छोटे रहते हो आपने एक बिल्ली का आवाज़ सुना है ना, कैट का म्याऊं, तो आपको नहीं पता होता है कि भाई किसका आवाज़। फिर एक बार सुनते हो, दो बार, धीरे धीरे करके आपकी मम्मी बताती कि बिल्ली की आवाज़ है। तो ऐसे आप पता चल जाता है कि आपको यार ये बिल्ली की आवाज़ है। वैसे आप बिल्ली भी नहीं देखोगे, इधर आवाज़ आएगी, आप पहचान जाओगे कि बिल्ली की आवाज़ है। तो ये क्या होता है आपका परसेप्शन। फिर हम देखेंगे हेड, नेक एंड बैक। हेड का, नेक का और बैक का इंस्पेक्शन करेंगे। साइज शेप सिमेट्रिकल है नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं है, वो सब। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, फ्रंटनल इज फ्यूज और नॉट। एंटीरियर और पोस्टीरियर का फ्रंटनल होता है वो फ्यूज से और नो फ्यूज नहीं है, वो सब देखना है। एनी स्कल फ्रैक्चर लीजन, हेयर लॉस एक्सेट्रा। स्कल में उसका कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, लीजन्स चोट घाव वगैरह तो नहीं हुए, हेयर वगैरह लॉस तो नहीं हो रहा है, वो सब चेक करना है। फिर हाइड्रोसेफेलस, साइज ऑफ हेड इंक्रीज इन द चिल्ड्रन। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका साइज का, हेड का जो साइज वो बड़ा हो जाता है, नॉर्मल से इनलार्जमेंट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो का मीनिंग यहाँ पर होता है वाटर, H2O, उसमें फ्लूइड भर जाना पानी भरने की वजह से। सेफिलस का मीनिंग होता है हेड। हेड में फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है बचपन में, उसका जो हेड का साइज है वो, सुनो ध्यान से, इंक्रीज हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस। नोट एनी एक्यूमोसिस, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम द अराउंड ईयर, नोज और एक्सेट्रा। और भी यदि उसका ब्लीडिंग वगैरह डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है उसके ईयर से, नोज से, एक्सेट्रा, ये भी आपको साथ ही साथ चेक करना है। फिर पाल्पेशन, स्कल फॉर नोड्यूल्स, मासेस, स्कल में कोई नोड्यूल्स वगैरह तो नहीं हुआ है, मास फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, वो भी देखना है आपको। एरियाज ऑफ ब्लॉकिंगनेस और डिप्रेशन, डिप्रेस एंटीरियर, फ्रंटनल, रिफ्लेक्ट डिहाइड्रेशन इन फ्रंट। एरियाज ऑफ ब्लॉकिंगनेस, डिप्रेशन, जो भी उसका एरिया है स्कल वगैरह का, वो डिप्रेस क्यों नहीं है, फ्रंटनल वगैरह, डिहाइड्रेशन वगैरह तो नहीं है, यदि छोटे बच्चे हैं तो उसमें डिहाइड्रेट है आपका पेशेंट, हाइड्रेट है, वो सब चेक करना है। न्यूकल रिजिडिटी, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। जो न्यूकल का रिजिडिटी मतलब कैसा थिन है, ठीक है पीछे का, यदि हमारा ज़्यादा थिक वगैरह हुआ तो वो मेनिंजिस में, हमारा मेनिंजिसाइटिस में हो जाता है ना। मेनिंजियल मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजिस लेयर होती है उसमें। तो नेक मसल्स फॉर मासेस और टेंडर, नेक की जो मसल्स है उसमें मास वगैरह, टेंडरनेस वगैरह तो नहीं हुआ है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल, वो भी आपको चेक करना है। परकसन चेक करोगे, स्पाइन आइडेंटिफाई पेन, जो आपकी बैकबोन है, स्पाइन है, उसमें परकसन करके आप हैमर से या ऐसे टैप करके चेक करना है। आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्योंकि एक स्पेन वगैरह तो नहीं है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर देखेंगे ऑस्कल्टेशन ऑफ द नेक, वेसल्स और मेजर वेसल्स टू डिटेक्ट एबनॉर्मल साउंड। ब्लड जो आपकी वेसल्स है, आपका जुगुलर वेन हो गई, कैरोटिड आर्टरीज वगैरह हो गई, उनमें भी आप चेक कर सकते हो ऑस्कल्टेशन से, साउंड वगैरह नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्रेनियल नर्व दिखाया हुआ है पूरा,
12 हमारी क्रेनियल नर्व है और उनका क्या क्या फंक्शन है ना। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, एनाटॉमी में भी आता है और फंडामेंटल में भी है, तो कल इसको पूरा पढ़ के आना है। एक 12 नर्व है और सबका अपना अपना क्या क्या फंक्शन है सबको पता होना चाहिए। इसको कल पूरा पढ़ के आओ। और दूसरा क्लास लो कम स्केल को, ठीक है, गूगल से या जिधर से भी आपको पढ़ना है। दूसरा कौन सा बताइए? ग्लासगो कॉमा स्केल, जीसीएस स्केल और क्रेनियल नर्व, पेज नंबर 2 चीजें कल पढ़ के आओगे, होमवर्क है। ग्लासगो कॉमा स्केल और क्रेनियल नर्व। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ अभी। ऑल्फैक्टरी जो नर्व होती है वो नोज के जो हमारा स्मेल हम जो आती है उसमें काम करती है, उसमें इसका फंक्शन होता है। उसके बाद ऑप्टिक जो होती है उसका फंक्शन होता है विजुअलाइजेशन में, देखने के लिए जो हमारी आँख का जो विजन है उसको कंट्रोल करती है। ऑक्यूलोमोटर होती है आपकी प्यूपिलरी रिएक्शन, जो आपका प्यूपिल्स का रिएक्शन होता है, हम टॉर्च से देखते हैं, डॉक्टर उस पर रिएक्ट कर रही है, डायलेटेड है कितना है, तो इसका काम होता है हमारा ऑक्यूलोमोटर का। फिर ट्रोकियल लेयर होती है, उसका आई के मूवमेंट में काम होता है। फिर आती है हमारी ट्राइसेमिनल फेशियल सेंसेशन, फेस का जो आपका सेंसेशन है ना, आप स्माइल वगैरह करते हो और जो फेस का मूवमेंट का जो देखती है वो कौन सी, ट्राइसेमिनल मोटर फंक्शन को भी देखती है साथ में। फिर एड्यूसेंस आती है, मोटर फंक्शन को देखती है। फेशियल, फेस की जो मसल्स का मूवमेंट है वो मोटर को, और सेंसरी को भी, फेस का जो हमारा टेस्ट बर्ड वगैरह होती है जीभ के अंदर उसका भी देखती है। एक्यूस्टिक होती है जो इसका हेयर का हेयरिंग बैलेंस, जो हमको कान में आवाज़ सुनाई देती है उसका जो बैलेंस होता है वो एक्यूस्टिक नर्व का होता है। और ग्लेसोफेरेंजियल सोलविंग एंड वॉइस, जो हम बात कर रहे हैं और जो हम खाना खाते हैं, खाना निकलते हैं, उसमें आपका होता है ग्लोसोफेरेंजियल का। वेगस का होता है आपका गैग रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स आते हैं गैग रिफ्लेक्स उसमें आता है आपका वेगस नर्व का, जब आप बोलते हो खाना पीना खाते हो तब। स्पाइनल और एसेसरी है नेक मोशन, नेक का आपका जो मोशन होता है मूवमेंट का, उसमें रोल होता है आपकी स्पाइनल और एसेसरी का। हाइपोग्लिसियल का होता है टंग मूवमेंट एंड स्ट्रेंथ, हाइपोग्लिसियल का जीभ के आपके मूवमेंट में, बात करते समय, खाना खाते समय, वो होता है आपको हाइपोग्लिसियल का। तो ऐसे करके हमारी 12 नर्व होती है और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। फिर देखते हैं मोटर फंक्शन में हम चेक करेंगे इनवॉल्यूटरी मूवमेंट। इनवॉल्यूटरी मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, जैसे किसी को सीजर आ रहा है, झटका आ रहा है, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, इनवॉल्यूटरी मूवमेंट, तो वो ऑटोमेटिक मूवमेंट हो रहा है, उसको बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मूवमेंट। मसल सिमेट्रिक, उसकी मसल्स है वो सिमेट्री है कि नहीं, इक्वल है या नहीं है ना, वो चेक करना है। लेफ्ट टू राइट दोनों साइड का बराबर है कि नहीं। प्रॉक्सिमल वर्सेस डिस्टल, लेफ्ट राइट में हो गया आपका ये लेफ्ट राइट, प्रॉक्सिमल में आपको ऊपर का, डिस्टल नीचे का पार्ट, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी जो मसल्स है वो इक्वल है कि नहीं है। एट्रोफी होता है आपका मसल्स वगैरह का, ऑर्गन का साइज वगैरह इंक्रीज हो जाना, तो साइज इंक्रीज वगैरह तो नहीं हुआ, एट्रोफी तो नहीं है, वो भी देखना है। पे पार्टिकुलर अटेंशन टू द हेड, शोल्डर एंड थाई, पार्टिकुलर अटेंशन किधर देना है आपको, हैंड पर, शोल्डर पर और थाई पर, आपका हैंड, शोल्डर और थाई पर। गेट आपका, गेट कैसा है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है। फिर मसल्स टोन में देखोगे, मसल्स टोन में क्या चेक करना है आपको, पेशेंट टू रिफ्लेक्स, आस्क द पेशेंट टू रिलैक्स, पेशेंट को पूछना है रिलैक्स के लिए। फ्लेक्स एंड एक्सटेंड द पेशेंट फिंगर, रिस्ट एंड एल्बो, जो पेशेंट की फिंगर है उनको बोलना है हाथ को खोलने के लिए। एल्बो को ऐसे, हाथ को ऐसा मोड़ा हुआ है तो एल्बो को सीधा करना, फिंगर को दोनों ओपन करने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए बोलना है, नहीं फ्लेक्स में उसको बंद, एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंड का ओपन करने के लिए बोलना है। उसके बाद फ्लेक्स एंड एक्सटेंड पेशेंट एंकल एंड नी, पेशेंट का जो एंकल है उसको
मैंने जैसे भी बताया डॉक्टर के पास जाते हुए चेक करता है, नी को पूरा ऐसे मोड़ना है और फिर खोल के देखना है ताकि उसका मसल्स का टोन है मूवमेंट वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। देयर इज नॉर्मली ए स्मॉल कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट। नॉर्मल जो उसका कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं, मूवमेंट वगैरह इस तरीके का हो रहा है वो भी आपको चेक करना है, नॉर्मल है। ऑब्जर्व फॉर डिक्रीज फ्लैसिड और इंक्रीज रिजिड स्पास्मोटिक टोन। उसका जो मसल्स का स्पास्म वगैरह तो नहीं है, मसल स्पास्म को बोलते हैं, एक्शन वगैरह तो नहीं आया है, आकड़ तो नहीं गया है पैर का, मसल्स वगैरह वो भी आपको चेक करना है। मूवमेंट वगैरह डिक्रीज तो नहीं हुआ है, ये सब आपको देखना है मसल टोन में। फिर देखोगे मसल स्ट्रेंथ में, टेस्ट स्ट्रेंथ बाय द हैविंग द पेशेंट मूव अगेंस्ट अवर रेजिस्टेंस। टेस्ट स्ट्रेंथ बाय हैविंग द पेशेंट मूव अगेंस्ट अवर रेजिस्टेंस। यदि मसल्स का जो स्ट्रेंथ मजबूत नहीं है, मसल्स वीक है, तो क्या होगा उसका पेशेंट का जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस की तरफ, है ना। जिस तरफ इधर रेजिस्टेंस इंक्रीज और उसके भी अगेंस्ट की तरफ मूव हो रहा है, उल्टा ज़्यादा मूव हो रहा है, तो उसकी मसल्स का इम्प्रूवमेंट प्रॉपर तरीके से मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद ऑलवेज कंपेयर वन साइड टू अदर, एक साइड के बाद आपको दूसरे का भी चेक करना है कि दोनों साइड का जो मूवमेंट है वो इक्वली है या नहीं है। कई बार जैसे पैरालाइज हो जाता है तो हमारा हाफ पोर्शन काम करना बंद कर देता है, या ऊपर का करेगा तो दोनों पैर नहीं करेंगे। कई बार ऐसा हॉरिजॉन्टल में होता है, कई बार वर्टिकल में, तो एक राइट का करेगा तो फिर लेफ्ट के नहीं करेंगे। तो आपको दोनों को चेक करना है कि दोनों के हाथ में और दोनों के पैरों का मूवमेंट इक्वल है या नहीं, तो आपको कंपेयर करना है। ग्रेड स्ट्रेंथ ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 to 5 आउट ऑफ 5। जो आपका स्केल होता है स्ट्रेंथ का, उसमें आपको स्केल करना है 0 से आउट ऑफ 5 में आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ग्रेडिंग ऑफ मोटर स्ट्रेंथ है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको ग्रेडिंग ऑफ मोटर स्ट्रेंथ का, इसमें आप चेक करोगे। मसल्स का मूवमेंट, नो मसल्स मूवमेंट है तो कितना नंबर दोगे, 0। विजिबल मसल्स मूवमेंट बट नो मूवमेंट एट द जॉइंट। मसल्स का मूवमेंट आपको विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, पर जो जॉइंट है वहाँ पर आपको मूवमेंट नहीं मिल रहा है, तो कितना 1 मार्क्स दोगे, 1 नंबर। मूवमेंट एट द जॉइंट बट नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी। जो मूवमेंट है जॉइंट का वो हो रहा है बट नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे हमको ऊपर उठाने के लिए बोल रहे हैं तो ऊपर नहीं उठा पा रहा है ना, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट नॉट अगेंस्ट एडेड रेजिस्टेंस। ग्रेविटी का अगेंस्ट तो इधर मूवमेंट हो रहा है, पर जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट नॉट अगेंस्ट एडेड रेजिस्टेंस, मतलब बताया गया कि इससे ऊपर करना है, इससे ऊपर उसको नहीं जा रहा है ना, उसका रेजिस्टेंस का अगेंस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो कितना नंबर दोगे, 3। फिर मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस बट लेस देन नॉर्मल। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उसका मूवमेंट तो हो रहा है पर लेस देन नॉर्मल हो रहा है। जैसे कि पूरा हमारा मूवमेंट इसका हाथ का कितना, हमारा पूरा 90 डिग्री का सर्कल बन जाता है 360 का, है ना। तो रेजिस्टेंस पर हम उसको बोल रहे थे पूरा ऐसा हाथ घुमा के बताओ, और उसका हाथ इतने तक हो पा रहा है ना, आगे नहीं जा रहा है, तो हम उसमें कितना नंबर देंगे, 4 मार्क्स, 3, है ना। फिर मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस पर नॉर्मल लेस देन 4, और नॉर्मल स्ट्रेंथ है पूरी तरीके से भी हाथ ओपन हो रहा है, पूरा मूवमेंट हो रहा है, तो 5 नंबर देंगे, मतलब नॉर्मल, उसमें कुछ भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है। कितना मिनट हो गया, 33। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको कौन कौन सा टेस्ट कैसे करना है। फ्लेक्शन एट द एल्बो, एल्बो का करना है C5 से C6 बाइसेप फ्लेक्शन, कितना आपका ये मुड़ रहा है, इसमें जो आता है नर्व C6 और C5 बाइसेप। एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो C6 C7 C8 ट्राइसेप। एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट C6 C7 C8 रेडियल नर्व, रेडियल नर्व का जो मूवमेंट है रिस्ट का एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कितना हो रहा है। फ्लेक्शन में बेंड होना, एक्सटेंशन ये इसमें नर्व आती है उसको बताया यहाँ पर C6 C8 और C8 C6 और C7। Squeeze two of your finger as hard as possible grip।
जो आपको फिंगर है वो उसका कितना आप ग्रिप कर रहे हैं, जैसे आपको बताएंगे फैन को होल्ड करो तो आपका कितना काम कर रहा है वो मसल्स का टोन वो आप चेक करोगे। फिंगर एडक्शन 8C8T1 अल्नर नर्व, फिंगर का जो एडक्शन है वो कितना आपका हो रहा है ना, एडक्शन ये जैसे दूर हो गया हमारा फिंगर, अब पास में लेकर आएंगे होगा एडक्शन, ये एबडक्शन और ये एडक्शन, तो इसमें आप कितना कर पा रहे हो। ओपोजिशन ऑफ द थंब C8T1 मीडियन नर्व, ओपोजिशन में क्या होता है हमको ऐसा वो वैसा बनाना होता है, इसको बोलते हैं ओपोजिशन। तो आपका ये ओपोजिशन जो थंब है वो कितना काम कर रहा है, इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है, सर्वाइकल 8 और थोरेसिक 1। उसका फ्लेक्शन एट द हिप, हिप का जो फ्लेक्शन है इलुइस पास वो कितना हो रहा है, इसमें कौन सी नर्व रोल प्ले करती है यहाँ पर हमारी L1 लंबर 1 लंबर 3 और लंबर 5, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बेंडिंग का जो मोड़ते हैं वापस ऊपर साइड में वो कितना काम कर रहा है। फिर देखते हैं एबडक्शन एट द हिप, जो आपका हिप का है वो एबडक्शन और एडक्शन इसमें कितना हो रहा है, ठीक है, ऐसे पैर दूर कर रहे हैं पास कर रहे हैं वो कितना हमारा काम कर रहा है वो भी आपको चेक करना है। फिर एडक्शन एट द हिप L4 L5 S1 ग्लूटियस मीडियस एंड माइनस मिनिमस है ना, जो आपका हिप का एबडक्शन है वो L4 L5 और S1 का है वो कितना आपका एबडक्शन एडक्शन मतलब वापस से उसको जोड़ना, एबडक्शन मतलब वापस से दूर लेके जाना, एड मतलब ऐसे याद रखो एडक्शन मतलब जोड़ना एड होना, एबडक्शन मतलब उसके जस्ट अपोजिट दूर जाना, तो वो आपका कितना काम कर रहा है। मसल्स यहाँ पर कौन सी आती है, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, दोनों मसल का रोल होता है। एक्सटेंशन एट द हिप S1 ग्लूटियस मैक्सिमस, एक्सटेंशन मतलब कितना एक्सटेंड कर पा रही हमारी मसल एट द हिप S1 ग्लूटियस मैक्सिमस, जो इसमें रोल होता है मसल्स का वो होता है S1 ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर एक्सटेंशन एट द नी, नी आपका जो जॉइंट है उसका क्वाड्रेंट कितना आपका मूवमेंट उसमें हो रहा है। फ्लेक्शन एट द नी, नी का जो फ्लेक्शन का रोल होता है वो L4 नर्व का होता है, L5 S1 और S2 हैमस्ट्रिंग। उसके बाद फिर डोर्सी फ्लेक्शन एट द नी L4 और L5 और प्लांटर रिफ्लेक्स में जो होती है वो S1 करती है। तो हम ये सब कुछ चेक करेंगे भाई कौन सी नर्व यहाँ पर अपना काम नहीं कर रही, कौन सी नर्व डैमेज है। जैसे कि आपने क्या करना है, प्लांटर को आप चेक कर रहे हो, पैर का आप इधर पेन चला रहे हो तो फिंगर ऐसे मुड़ रही है, तो यदि ये काम नहीं कर रही तो कौन सी आपकी नर्व डैमेज हुई है, S1 है ना। S1 मतलब आपकी कौन सी आती है, सैक्रम है ना। उसके बाद फिर देखेंगे डोर्सी फ्लेक्शन, जो आपका एंकल है, एंकल पर क्या होता है वो हैमर रहती है, उसको हम इधर घुटने में इस्तेमाल से देखते हैं पैर हमारा ऐसा ऊपर आ जाता है। तो आज का वो लेक्चर हो सकता था। हाँ ये खत्म कर रहा हूँ अभी 2 मिनट में, उसको भेज दो फिर। तो ये सब हमें इसमें चेक करना होता है, तो इससे हमको पता चल जाता है कि कौन सा सेंसेशन है वो एबनॉर्मल हो रहा है ना, कौन सी नर्व का क्या फंक्शन हमको पता रहेगा, और कैसे चेक करना है हमको पता चल जाएगा कि ये वाली हमारी नर्व डैमेज हुई है। तो हमको बाद में MRI वगैरह करा के और उसको फिर हम कंप्रेशन वगैरह हो रहा है क्या हो रहा है, फिर हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीजर क्या है। फिर कल हम इसमें और इसके आगे का क्या क्या है वो समझेंगे। आज के लेक्चर में इतने, ठीक है, थैंक यू।